Okay, ji, welcome back, students. I hope you will be able to listen me. Janabe Ali, I request the volunteers to please attendance mark ना करें volunteers को, but please watch the students carefully who are joining class a little bit late. Okay, ji. So I'm going to start problem 8, right? Mr. C and Mr. D form a partnership and agree as under. Mr. C contribute cash 1,40,000 and transfer to the firm title of the office premises. C जो है वो बिजनेस में कैश लेकर आ रहे हैं 1,40,000 rupees and transfer to the firm title of office premises. The premises, the area which owns by Mr. C is agree to transfer to the firm. सही है? अब आज से मिस्टर सी उसका मालिक नहीं कहलाएगा, बल्कि वो प्रेमिसेस, वो जगह नहीं, बस थोड़ा सा जरा चेक कर लें ताकि फिर मैं ये देख सकूं कि ये मुजरिम लोग कौन हैं जो देर देर से आए मेरे वक्त देने के बावजूद, मेरे बोलने के बावजूद भी ये लोग लेट आए, तो जरा मुझे पता तो चले ना कि नेक्स्ट टाइम फिर मैं लेवरेज की बात ही ना करूं। लेवरेज तो तभी दिया जाता है ना जब लग रहा हो कि हाँ भाई क्लास रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आप लोगों को तो जैसे ही थोड़ी सी ढील दो, आप तो वो पतंग है जो चली जाती है, वापिस ही नहीं आती। जी सारिया को अगर कोई असिस्ट कर सकता है तो कर दे। सारिया को क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने यूट्यूब की वीडियो का वो भेज दिया है। अच्छा प्यारे बच्चों, बहरहाल वक्त हमारे पास कम है, तो इसलिए मैं आप थोड़ा सा जरा जी जी एलियान साहब, अब देखें आप जरा आवाज अब लैग तो नहीं कर रही? ओके, तो सी ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया 1,40,000 और कहा ठीक है जी, ऑफिस प्रेमिसेस जो मेरे नाम है आज से अब वो मेरे नाम नहीं है, वो इस बिजनेस के नाम है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज ₹3,10,000। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको जरा सुनिए और समझिए। द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज ₹3,10,000। अब जो मैं बात आपसे कर रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये समझने वाली बात है। आप इस बात को समझ गए तो समझ लीजिए आपकी कमांड बन जाएगी अगेन, और आप फिर दोबारा कुछ क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे, राइट? तो इसलिए जरा अब ना बात गौर से सुननी है सबने। देखें, एक ऑफिस प्रेमिसेस है जो कि मिस्टर सी कह रहा है कि मैं बिजनेस में लाने को तैयार हूं, और वो अब मेरा नहीं होगा, वो बिजनेस का होगा। और उस ऑफिस प्रेमिसेस, उस ऑफिस के एरिया, उस ऑफिस के बिल्डिंग, उस ऑफिस की जगह की जो मौजूदा कीमत बुक वैल्यू बनती है, वो बनती है 3,10,000। मुझे बताएं, आप में से किसी को याद है ये बुक वैल्यू आती कैसे थी? कोई याद दिलाएगा मुझे? अनम्यूट करके बता दे, लिख के बता दे, जैसे बेहतर लगे बताए। क्या बात है यूसरा, वेरी गुड भाई, जबरदस्त। बहुत क्विक रिप्लाई दिया है यूसरा ने, माशाल्लाह, जबरदस्त। अमसल भाई ने भी अच्छा रिप्लाई दिया है।
कुछ बच्चे बहुत प्रॉपर अंदाज में रिप्लाई करते हैं, बेशक वो शॉर्ट वर्डिंग यूज करते हैं बट इतना प्रॉपर लिखते हैं कि समझ आता है कि वो बिल्कुल क्लियर हैं। और कुछ लोग जो ना वो कहते हैं सर को तो पता ही होगा तो ऐसा लिख दो कि बस ठीक है, सर बोले हाँ सही है भाई, इसको भी पता ही है। हाँ, यानी आप अब किसी ने अगर ये लिखा हो मुझे रिप्लाई में, किसी ने मुझे अगर रिप्लाई में ये लिखा हो आपके ख्याल में कि डेप्रिसिएशन लेस करके, तो ठीक है भाई। अशकान भाई खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें प्लीज। अशकान भाई ये जो आपने लिख के भेजा है, यकीन करें ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। क्या आप मुझे एक्यूमुलेटेड फंड निकालना सिखा रहे हैं अशकान भाई? जी। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने बता दिया कि बुक वैल्यू जो होती है वो आती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करके। तो थोड़ा सा अगला सेंटेंस भी पढ़ लेता हूँ और फिर हम चलते हैं डिस्कशन की तरफ। दे म्यूचुअली एग्री टू द वैल्यू ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस टू बी रुपीज 5 लाख। अच्छा जी, एक मिनट के लिए जरा मैं जरा एक, क्योंकि मेरे पास मुस्तकिल मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे जरा रिप्लाई करने का मौका दीजिएगा। ओके बच्चों, तो फाइनली दोनों इस बात पर एग्री हैं कि ऑफिस प्रेमिसेस की वैल्यू को 5 लाख रुपीस लिखा जाए। अच्छा जी, जो चीज 3,10,000 रुपीस की इस वक्त बनती है दोनों एग्री करते हैं कि उसे 5 लाख रुपीस का लिखें। बस अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, अभी अभी बात करते हैं राफे भाई, इस पे बात करते हैं क्यों 5 लाख रुपए का। हाँ आओ थोड़ा सा जरा इस पे रोशनी डालते हैं, क्या ख्याल है? ये एक एग्जाम्पल है, लिखी हुई है, आप इसमें मेरा साथ दें तो जरा अच्छा हो जाएगा, माहौल अच्छा हो जाएगा। हाँ, एक बिल्डिंग है जिसकी ओरिजिनल कीमत है 5 लाख रुपीस, राइट? ठीक है, ओके। ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपीस है और 2019 में हमने इस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बिल फर्श कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जनाब? नजर आ रहा है आप लोगों को लिखा हुआ? 5,000 रुपीस, राइट? तो क्योंकि ये बिल्डिंग 2019 में ही खरीदी गई है और 2019 में इस पे 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो अब 2019 के दिसंबर 31 को या 2020 के जनवरी 1 को ये हमारा बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू होगी 2019 के दिसंबर 31 या 2020 के जनवरी 1 को, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी जनाब? फरमाइए।
4,95,000, राइट। अब 2020 में अगेन इस पर डेप्रिसिएशन हो रहा है। कितना हो रहा है इत्तेफाक से दोबारा? 5,000। एक्यूमुलेटेड कितना हो गया? एक्यूमुलेटेड कितना हो गया? 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी बनी? बुक वैल्यू कितनी बनी? 4,90,000, राइट। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे इस 2020 के एंड पर जिस बिल्डिंग की बुक वैल्यू बनती है 4,90,000, आज हम मार्केट में इस बिल्डिंग को बेचने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं बेच दो, बिल्डिंग नहीं चाहिए, हम किराए पे ले लेंगे, बिल्डिंग हमारे पास बहुत बड़ी है, क्या जरूरत है, रहने दो। तो मुझे ये बताइए प्लीज कि अगर ये बिल्डिंग मार्केट में 6 लाख रुपीस की बिके, तो क्या खरीदने वाले को मैं बोलूं नहीं नहीं भाई ये मेरे मुताबिक 490 की है, तुम 490 की ले लो? इस पे क्या ख्याल है? जी राफे साहब, आपका रिप्लाई सबसे ज्यादा अहमियत रखेगा, क्योंकि आपने ही क्वेश्चन रेस किया है ना कि 5 लाख की क्यों, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चीज हमारे मुताबिक 490 की बनती है, अगर वो मार्केट में 6 लाख रुपीस की बिक रही है या बिक सकती है, तो मैं किसी को बेचते हुए 6 लाख में ही दूंगा, उसे ये थोड़ी कहूंगा कि मेरे मुताबिक ये 490 की है, उसे मैं क्यों बताऊं, है ना। एग्री करते हैं ना आप सब लोग? भाई अगर 6 लाख की बिक्री है तो मैं 6 लाख में दूंगा। अच्छा, और लेट सपोज अगर कोई मार्केट में मुझे कह रहा है कि भाई 490 ही देंगे हम, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 490,000 ही देने को तैयार है कोई हमें, तो अब हम कहेंगे ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सही है, हम कहेंगे 490,000 ही मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे मुताबिक बनती भी इसकी वैल्यू 490 है। अच्छा, क्या ये मुमकिन नहीं है कि उस जगह की वैल्यू कम हो जाए और लोग हमें कहें कि भाई हम तो इस जगह के 3 लाख रुपीस देंगे आपको? कम में भी तो बिक सकती है, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज की वैल्यू मेरे और आपके मुताबिक इस वक्त बनती है 490, मार्केट में उसकी वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, बुक वैल्यू के बराबर इक्वल भी हो सकती है, और बुक वैल्यू से कम भी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक क्लियर है सब बच्चे? यहां तक क्लियर है सब बच्चे? ओके, एक बार फिर कहता हूं, हाँ, लेकिन सारी बात नहीं कहूंगा, गौर से सुनना। भाई जिस चीज की बुक वैल्यू बनती है 490, मेरे मुताबिक, मैं बिलफर्ज मैं हूं मिस्टर सी, ठीक है, मैं कहता हूं, या मैं अपना नाम एस रख लेता हूं, एस फॉर सर, और लेकिन एस फॉर सर हो जाएगा फिर एस फॉर स्टूडेंट हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है। तो मैं कहता हूं चलो भाई बिलफर्ज ए और बी कह लेते हैं हम, ए मैं हूं बी आप हैं, हम दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, राइट। अशकान भाई, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। लॉजिकली तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है सर। नाजमाबाद में आजकल गुज्जर नाले का पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सस्ते मकान बिक रहे हैं, अब क्या करूं? प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको लगता है बढ़ती है, ये बात मैंने फर्स्ट ईयर में बताई थी, बड़े अदब से पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में आर्गुमेंट, कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा अंदाज बयां जरा खूबसूरत है वो आपको लगता है। सर जमीन की कीमत बढ़ती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर जमीन की कीमत बढ़ती है, सर बिल्डिंग की कीमत कभी भी नहीं बढ़ती। वो तो हम लोग समझते हैं, वो हम समझते हैं, हमारा एक ओपिनियन है, हमें लगता है कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। सर बिल्डिंग की वैल्यू तब बढ़ती है जब उसके ऊपर एक फ्लोर और बनाया जाए। क्या ख्याल है अशकान साहब, कुछ याददाश्त वापस आ रही है सर? अगर आ रही है तो ठीक है, फिर मैं बात वापस अपनी जहां कर रहा था वहीं चलता हूँ, वरना फिर याददाश्त को लेने चलते हैं, याददाश्त को लेकर आते हैं। वेरी गुड, याददाश्त वापस आ गई मेरे अशकान भाई की। चलें, ओके, शुक्रिया अशकान भाई, आपने इसको एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ सर याद आ गया। ठीक है भाई, तो अब देखो, जिस चीज की बुक वैल्यू बनती है 490, बिल फर्ज मार्केट में वो चीज अगर
एक मिसाल है समझाने के लिए ना, 490 की जा रही है मिसाल के तौर पर, या 490 से कम की जा रही है, 3 लाख रुपीस की जा रही है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको। तो दूसरा पार्टनर मेरा यकीनन, जब मैं, एक बात बताएं मुझे, अब थोड़ा सा ना इसको साइड में रख के मेरी बात सुने, जो मैं जुमला अदा करूंगा वो सुनिएगा ताकि आपको समझ आए कॉन्सेप्ट, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, बोलेंगे यार ये सर ने अच्छा नहीं समझाया। सर मैं ना बिजनेस में 5 लाख रुपीस कैश लेकर आता हूं, मैं 5,000 रुपए वाले नोट लाऊं, मैं 100 रुपए वाले नोट लाऊं, मैं पुराने नोट लाऊं, मैं नए नोट लाऊं, 5 लाख रुपए किसके बराबर होते हैं? मुश्किल सवाल कर लिया मैंने बहुत आप लोगों से। मैं 5 लाख रुपए लाता हूँ, पुराने नए, 5,000 के नोट और 100 रुपए वाले नोट और 1,000 रुपए वाले नोट, सर 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए के बराबर होंगे? एग्री करते हैं आप सब लोग? 5 लाख रुपीज नए पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख रुपए के बराबर होते हैं, एग्री करते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। अच्छा, लेकिन सर जब मैं अपने घर से एक फर्नीचर लेकर आता हूँ बिजनेस में, मैं और आप एक पार्टनरशिप कर रहे हैं और मैं अपने घर से लेकर आता हूँ 2 लैपटॉप और कहता हूँ ये लैपटॉप 2 लाख रुपीज के हैं, तो भाई जब मैं 5 लाख रुपीज कैश लाया तो नए पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने बोला 5 लाख कैश है, सर इमरान 5 लाख रुपए के बने मालिक, एग्री। लेकिन जब मैं 2 लाख रुपीज के लैपटॉप लेकर आया और मैंने कहा ये 2 लाख रुपीज के हैं, तो बोलो क्या तुम इतने प्यारे, क्या तुम इतने मासूम, क्या आप इतने अच्छे हो, क्या बोलोगे जी जी सर ये 2 लाख रुपीज के हैं, और ओके सर नाउ यू आर ओनर ऑफ ₹7 लाख, बिकॉज 5 लाख रुपीज तो मैं कैश लाया था ना, और 2 लाख रुपीज के मैं लैपटॉप ले आया। तो आप बोलेंगे जी जी सर इट्स ओके नो प्रॉब्लम, आप कह रहे हैं 2 लाख रुपए के, तो आप सर हैं 2 लाख के होंगे, हैं आप इतने प्यारे, हैं आप इतने अच्छे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है सर, बिजनेस में कोई अच्छा बच्चा नहीं होता सर। मैं पूछूंगा, आप मुझसे बोलेंगे, सर इमरान ये लैपटॉप के मॉडल कौन से हैं, सर इमरान ये लैपटॉप आपने कितने के लिए थे, आप मुझसे पूरी इंक्वायरी करेंगे। अगर मैं आपको ज्यादा के बता दूं, तो आप बेवकूफ नहीं है, आपको पता होगा ये मार्केट में लैपटॉप कितने का लॉन्च हुआ था और कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, सारी इंक्वायरी होगी, बिजनेस कर रहे हैं भाई, आप छोटे बच्चे नहीं है आप। अच्छा, तो सर अगर आपने महंगा खरीदा हो तो वो तो मेरी बेवकूफी है ना कि मैंने महंगा खरीदा। आप बोलेंगे भाई ये लैपटॉप 2 साल पहले मार्केट में इतने का था, आप आज इसे 2 लाख का बोल रहे हो, इसका मतलब है मैं कोई चीज लेकर आऊंगा तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा, मुझे उसकी वैल्यू को मार्केट से जस्टिफाई करना पड़ेगा। मेरे लैपटॉप 2 लाख रुपए के अगर आज नहीं है, तो आप या तो मार्केट में आइडिया लेंगे, मुझसे लैपटॉप के मॉडल पूछेंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे और मार्केट में जाके आइडिया लेंगे कि ये लैपटॉप जो सर इमरान 2 लाख रुपए के कह रहे हैं, आइदर दे आर एट ₹2 लाख और नॉट। अगर नहीं है तो आप मार्केट में पूछेंगे कितने के हैं। लेट सपोज, अब मेरी बात सुने जरा, मेरी बात मुकम्मल होने को है। मार्केट में आपने उन दोनों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पूछी, कॉन्फ़िगरेशन बताकर उनकी वैल्यू पूछी, यूज लैपटॉप हैं और 2 साल चले हुए हैं और सारी कॉन्फ़िगरेशन बताई, दुकानदार ने कहा 1,80,000 तक में दे दूंगा सर आपको। सुन रहे हैं सर आप लोग? वो 2 लैपटॉप जो मैं लेकर आया हूं, जिनको मैं कह रहा हूं कि वो 2 लाख रुपए के हैं, मैंने बेशक वो 3.5 लाख रुपए के खरीदे थे, मैं खुद से कह रहा हूं वो 2 लाख के हैं, मेरे मुताबिक मैं बस कह रहा हूं वो 2 लाख रुपए के हैं। मार्केट में आपने जाके मालूम किया, मुझे नहीं बताया, आप बहुत चैंपियन है, आप पहुंच गए मार्केट टहलते हुए, सारी कॉन्फ़िगरेशन जाके दुकानदारों को बताई, उन्होंने बोला 1,80 में दे देंगे सर आपको। अब आप एक बात बताएं, हुर्फ आम में, स्लैंग लैंग्वेज में कहूंगा चिरांद, चिरांद तो समझते होंगे, पाकिस्तानी लफ्ज है, और नहीं समझते कोई बात नहीं, यानी आप आके, इससे ज्यादा खतरनाक लफ्ज कह देता हूं, गंद, आप आके गंद डालेंगे बिजनेस में, अरे सर ये 2 लाख वो लाख के नहीं है, आप तो ज्यादा बता रहे हैं, और ऐसा है कि ये तो 1,50 में मिल रहे हैं मार्केट में, या 1,70 में मिल रहे हैं, 1,60 में मिल रहे हैं, आप और कम करके बोलेंगे, है ना? तो फिर मैं क्या बोलूंगा, जाओ भाई जाओ राफे, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहा, जाओ भाई जाओ एहसन, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहा, हम नहीं खेल रहे, चलो अपने अपने घर जाओ, अल्लाह हाफिज। ऐसे होता है क्या? अरे नहीं ना, यकीनन हम दोनों बहस करेंगे, हम दोनों बात करेंगे और किसी एक वैल्यू पर हम दोनों हो जाएंगे राजी। और मेरा बेटा, जब कोई दो लोग हो जाएं राजी तो कुछ भी नहीं कर सकता काजी। बेहतरीन, इस्माइल भाई भी मजाक समझते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त।
हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैं और तुम पार्टनर हैं, मेरा और तुम्हारा बिजनेस है। हम अपने लैपटॉप को अब अगर 180 का लिखें, 190 का लिखें, यानी मैंने कहा 2 लाख का, तुमने कहा 170 का। मैंने कहा यार इतने कम ना करो भाई, ये तो बहुत कम हो जाएंगे। मैं तुम्हें ओरिजिनल बिल लाके दिखाता हूँ, 3.5 लाख रुपए के खरीदे थे ये 2 लैपटॉप मैंने। आपने कहा अरे सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, 3.5 लाख के खरीदे होंगे आपने। बिल्कुल सर, लेकिन ये ना 2 लाख आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो यार एक काम करते हैं, 190 कर लेते हैं। आपने बोला नहीं सर 190 भी ज्यादा है। तो फिर किसी ना किसी एक वैल्यू पर हम दोनों क्या होंगे, राजी। आइदर वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो, वो मेरी वैल्यू जो मैं कह रहा हूं बुक वैल्यू उसके बराबर हो, उससे कम हो या उससे ज्यादा हो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हेन थ्री पार्टनर्स आर एग्री on a amount on an amount of asset, so you guys have to take that agreed amount in accounting records. Now you will totally ignore the original amount of asset, the book value of asset, right? The market value of asset. You will consider only the value on which both और ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड। ओके, हरीम ने एक बड़ा सा मैसेज किया, मैं पढ़ लूं जरा। तो सर मतलब इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू 3,10,000 है, मगर ओनर से डिसाइड किया कि अगर वो उसे सेल करेंगे तो 5 लाख सेल प्राइस बताएंगे। नहीं, सेल करेंगे नहीं, बस वो दोनों, अब हो सकता है वो 5.5 लाख में सेल हो रहा हो, वो 4,80,000 में सेल हो रहा हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। राफे भाई इंग्लिश समझ में नहीं आई, जरा मेरी इंग्लिश कमजोर है। एवरीथिंग विल बी रीसेट ऑफ द एसेट, रीसेट समझ नहीं आया सर, ये मेरे यकीन करें। एवरीथिंग विल बी रीसेट ऑफ द एसेट, ये जुमला समझ में नहीं आ रहा, जरा इंग्लिश कमजोर है सर। युसरा आबिद कहती हैं एग्रीड अमाउंट, एग्रीड वैल्यू, ये जिस वैल्यू अमाउंट पर दोनों पार्टनर एग्री करते हैं। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बता दें जरा प्लीज। ऑब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों पार्टनर्स पार्टनरशिप बना रहे हैं और वो अपने अपने बिजनेस, अपने अपने एसेट्स को बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, और आज उनके एसेट्स की वैल्यू उनके मुताबिक जो भी हो, लेकिन दोनों जिस वैल्यू पर एग्री कर लेंगे बस वो वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे। ये है इसका ऑब्जेक्टिव। हम उन तमाम वैल्यूज को इग्नोर करेंगे जो वो अपने बुक्स में लिख के बैठे थे। राइट, डिटरमाइन कर रहे हैं दोनों। हाँ, वो आपका काम नहीं है, आपको एग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। राइट, आई मीन बुक वैल्यू will be left and old depreciation will be excluded. right, exactly राफे। ओरिजिनल कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, जनाब उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे, बुक वैल्यू को इग्नोर करेंगे, और जो उसकी एग्रीड वैल्यू गिवन होगी वो लेंगे। ठीक है, सब क्लियर है? एहसन क्लियर है भाई? सब लोग क्लियर हैं? समझ में आया? अच्छा सर, अगर एग्रीड वैल्यू गिवन ना हो, लिखा हो बुक वैल्यू पे लेना है, क्या लिखा हो, किस पे लेना है? बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू पे लेने का सिंपल तरीका है, कॉस्ट में से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना हो चुका होगा, बुक वैल्यू बनेगी 490, हम 490 लिख देंगे। सही है, बस समझ लो। जो अब देखो सवाल पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन क्लियर होगी, वरना सवाल तो 10,000 बना दोगे तुम लोग। चलो वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करो, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें जल्दी से, शाबाश, टाइम नहीं है हमारे पास। वॉलंटियर्स, अशकान तुम वॉलंटियर का हिस्सा बन गए हैं? वॉलंटियर्स की फोर्स को ज्वाइन कर लिया तुमने? एहसन अली, इस्माइल, अंजिया, महा। जल्दबाजी तो बहुत है सर, काश ये पढ़ने में भी जल्दबाजी होती। शुरू की ऑनलाइन क्लासेस में ये जल्दबाजी तुमने दिखाई होती ना, तो बस मैं तो फैन हो जाता तुम्हारा। यकीन करो, मैं तो एहसन अली साहब का फैन हो गया हूँ भाई। मेरा तो दिल चाहता है मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता रहूँ बस एहसन अली की वजह से। अच्छा, तो इतना बड़ा चेंज है ना, जिसको क्या कहते हैं वो इंग्लिश में खतरनाक सा लफ्ज होता है ना, ड्रास्टिक चेंज। यस, इतना बड़ा चेंज। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे भाई, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा चेंज है, यकीन करो। मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर तुम इसी तरह क्लास में भी अपना एटीट्यूड रखो पढ़ाई के लिहाज से, अल्लाह ताला तुम सबको बहुत कामयाब करे। चलो भाई, मैं सवाल पढ़ता हूँ फाइनली। हाँ, तो भाई जब दोनों ऑफिस प्रेमिसेस की वैल्यू पे एग्री है 5 लाख रुपए, तो आप कौन होते हैं चिरान करने वाले हुर्फ आम में? क्या ख्याल है?
अल्फाज जरा मुनासिब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार इस अंदाज में ही बात होनी चाहिए जिंदगी में। तो सर अगर सेल भी नहीं करना इस प्राइस पे, तो प्राइस को ज्यादा कंसिडर करने का फायदा क्या, एसेट की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, मगर एक्चुअली तो इतने नहीं होगा ना, फिर ये तो खुद धोखा देने के बराबर है। ऐसा क्यों? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दोनों दोनों अपने देखें, बात ये कि जब आप किसी चीज को मार्केट में बेचने जाते हैं ना, तो वो मार्केट में ज्यादा की भी बिकती है और कम की भी, तो वो मार्केट में जा नहीं रहे। ये मैंने आपको समझाया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि आप जो है मार्केट में क्रॉस चेक करें। अगर आपको भी एक आइडिया होता है ना कि ये एसेट कितने का होगा मार्केट में, तो अब ऐसा थोड़ी कि आप हर एसेट को, अब मेरे एसेट की हो सकता है कंडीशन अच्छी हो, मेरे लैपटॉप्स की कंडीशन अच्छी हो, जो मार्केट में वो आपको दे रहा हो वो ज्यादा यूज हुए में हो। क्या ख्याल है? तो ये वाला फैक्टर भी तो है हरीम। तो बस जब ये फैक्टर है तो देखे ना, एक लैपटॉप है, दोनों दोनों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन एक बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल हुआ है, एक जो है वो बड़ी तमीज से इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों की यूजेज 2 इयर्स है, लेकिन दोनों की यूजेज में जमीन आसमान का फर्क है। एक लैपटॉप पे सुबह से टीचर बैठता था और रात तक पढ़ाता रहता था ऑनलाइन बैठा हुआ, और एक लैपटॉप पे बच्चा सुबह 7:30 बजे उठता था और तकरीबन 9 बजे बंद कर देता था। उसके बाद बाकी क्लासेस भी बस ऐसे ही ऑन एंड ऑफ लेता था, और बस सारा दिन लैपटॉप यूं ही रखा रहता था। उस बच्चे के लैपटॉप में और एक दूसरे लैपटॉप में कितना फर्क है? कैसी मिसाल दी मैंने टिका के, हैं? दिमाग चल रहा है आज मेरा ज्यादा? चलो, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो भाई बस हमें एग्रीड वैल्यू को फोकस करना है, कोई धोखा वोखा नहीं दे रहा किसी को। दोनों ऐसी वैल्यू लिखेंगे डेफिनेटली जो मार्केट से रिकवर हो सकेगी, वो अपने आप को धोखा नहीं देंगे। अपने एसेट को ओवर वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ओवर वैल्यू करेंगे तो यकीनन, ओवर वैल्यू करेंगे यकीनन, तो इसका मतलब है वो प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज अगेंस्ट प्रूडेंस है, याद आया? ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों अपने एसेट की वैल्यू वही क्लोज रखेंगे जो मार्केट में उन्हें मिल सकती है, राइट? तो बस अब बताओ, चलो भाई एंट्री की बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री नीचे नजर आ रही है, लेकिन आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले तो हो गया कैश डेबिट 1,40,000। और बताओ क्या डेबिट में आएगा, बोलो। और क्या डेबिट में आएगा, जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगाओ, वक्त खत्म होने वाला है, टाइम कम है हमारे पास। ऑफिस प्रेमिसेस आएगा, वेरी गुड। ऑफिस प्रेमिसेस कितना लिख दूं? ऑफिस प्रेमिसेस 3,10,000 लिख दूं? नहीं, ऑफिस प्रेमिसेस लिख दूं 5 लाख रुपए। दोनों चीजें कौन लेकर आया? सी के कैपिटल में हुआ इजाफा कितना? 6,40,000 रुपीज। नजर आ गई एंट्री सब लोगों को? बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। चलो वापस आ जाओ, शाबाश। डी कंट्रीब्यूट कर रहा है कैश 3,50,000 एंड हैंड ओवर कर रहा है ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000 का। अब इस ऑफिस इक्विपमेंट की ना ओरिजिनल वैल्यू का जिक्र है, ये भी नहीं बताया, ये बुक वैल्यू ये भी नहीं लिखा, ये एग्रीड वैल्यू ये भी नहीं लिखा, ये मार्केट वैल्यू। तो जब कुछ नहीं लिखा तो आपको हीरो हीरोइन बनना बनना नहीं है, सिंपल। तो जितना लिखा है वो लिख दो चुपचाप। तो बोलो क्या एंट्री बना रहे हो? कैश डेबिट 3,50,000 और ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 1,60,000 और डी कैपिटल क्रेडिट 4,10,000 रुपीज, सॉरी 5,10,000 रुपीज। कोई कंफ्यूजन? जर्नल जर्नल एंट्री बनानी थी, बना दी, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ भी आ गया, जबरदस्त। प्रॉब्लम 10 पे चलूं? प्रॉब्लम 10 पढ़ें? अच्छा, प्रॉब्लम 10 पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं बताता हूं जो सोच रहा हूं। हाँ, चलो प्रॉब्लम 10 पढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 अल्लाह के हुक्म से पढ़ने में कामयाब हो गए तो तुम लोग जरा पहले अपना होमवर्क नोट कर लेना। क्वेश्चन 16 आपका हुआ, क्वेश्चन 17 आपका हुआ, नोट कर लिया आपने? सर क्वेश्चन बोला है मैंने, एग्जाम क्वेश्चन, सही है? एग्जाम क्वेश्चन 16 आपका हुआ। होमवर्क नोट फरमा रहे हैं तमाम लोग? सलमान भाई हुक्म कीजिए। सर आपने सर बोला। क्वेश्चन 16 आपका हुआ, क्वेश्चन 17 आपका हुआ। चले कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, मैं देख लूंगा, परेशान ना हो। सर देखे ना, आप बता के जाया करें ना सर, अगर कहीं जाएं तो मैंने 1000 बार आपको ये बात समझाई, अब बार बार तो इस तरह नहीं होता ना। कोशिश किया करें। अभी आप लोग, वैसे आप लोग जो है अपनी इबादत में मसरूफ है ना? अच्छा, तो उसकी वजह से भी आपकी बाकी क्लासेस होंगी, तो आप थोड़ा सा जब अपना सारा टाइम, वहां पे भी इतनी मसरूफियत है और यहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं बैठ के, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ओके ओके, थोड़ा ध्यान से बेटा, फोकस्ड हो गया, हाँ। चलो, हाँ भाई, क्वेश्चन 6 भी जो है ना, 16 17 है और ये 6 भी है। हाँ हाँ, इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 6 भी है भाई, 3 क्वेश्चन है जनाबे आली।
6 भी नोट कर ले मेहरबानी फरमा के, 6 भी आपका है। सर 6 तो डिफरेंट लग रहा है, अभी समझा दूंगा 6, परेशान क्यों होते हो। ये 6 तुम्हारा हुआ, ठीक है, और इससे मुश्किल वाला मैं तुम्हें समझा रहा हूं, राइट। चलूं, इससे मुश्किल वाला मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये 6 आसान है, यकीन करो, और इससे मुश्किल वाला मैं तुम्हें समझा रहा हूं, प्रॉब्लम 10। यार अमसल, तुम लोग कौन सी दवाई पी रहे हो सुबह हैं या रात को? कितनी दफा बताऊं होमवर्क? क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 6 नोट कर लिया तुमने? शुक्रिया। चलो ग्रुप पे डाल दो ना, डाल देना भाई व्हाट्सएप के अपने, जो आपका बेहतरीन ग्रुप है उस पर डाल दीजिएगा खुद ही। चलें क्वेश्चन 6 पे, क्वेश्चन प्रॉब्लम 10 पे आ गया मैं। चलें देखिए भाई क्या कहता है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी सोल ट्रेडर्स आर डूइंग बिजनेस सेपरेटली ऑन जनवरी 1, 2001 देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग पोजीशन। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों अपने अपने बिजनेस, दोनों अपने अपने बिजनेस, दोनों अपने अपने बिजनेस अकेले तन्हा चला रहे हैं। तो इसमें ना एक बात सुन लें जरा सब लोग, हाँ एक बात सुन लें, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए के बिजनेस की नेट वर्थ निकालें, हैं क्या निकालें? नेट वर्थ। सही प्रोनाउंस कर रहा हूं ना भाई? आपको इंग्लिश सुनने में महसूस हो रही हो, अगर मेरी वॉइस क्लियर ना हो, वर्ड समझ ना आ रहा तो बोल दिया करें, इसमें कोई मुजायका नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता बिल्कुल किसी बात का, आप मेरे बच्चों की तरह। नेट वर्थ लिख भी दिया ताकि कोई बच्चा ये ना हो कंफ्यूज कि सर ये क्या होती है। ऑल्दो आई नो कि आपने पीओसी में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में, है ना? पढ़ा है ना नेट वर्थ? फर्स्ट ईयर में पीओसी में मिस नाजलीन ने पढ़ाई है, ऐसा ही है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पढ़ा है, वो बोल रहे पढ़े हुए, हम तो खुद पढ़े हुए सुबह सुबह अपने घरों में, आप बोल रहे पढ़ाई है। अच्छा कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल है, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। अरे सर एसेट माइनस लायबिलिटी तो कैपिटल होता है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी बिजनेस में जो एसेट मौजूद है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं उस बिजनेस की लायबिलिटीज, तो बाकी जो बचा वो नेट वर्थ है ना बिजनेस की, जो ओनर ने लगाया है। ओनर ओनर अपने बिजनेस को अगर खत्म करेगा तो डेफिनेटली वो बिजनेस में उसी पैसों का मालिक है जो उसने लगाए, और जो कर्जा लेके लगाए वो कर्जा तो उसे करना पड़ेगा बिजनेस का वापस। क्या ख्याल है? तो नेट वर्थ बिजनेस की हमेशा होती है एसेट माइनस लायबिलिटीज, राइट। कोई कंफ्यूजन, मुश्किल बात की है मैंने आप लोगों से? नहीं ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए के बिजनेस की नेट वर्थ निकालो, तो भाई देखो, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस फर्नीचर आर asset, and allowance for depreciation and allowance for bad debts are contra asset, and accounts payable is liability. So these three accounts, these three amounts would be deducted from the total of assets, right, for determining net worth of Mr. A's business, right? Getting my point? भाई अगर मैं इन तीनों अमाउंट्स को टोटल एसेट्स की वैल्यू में से क्या कर दूं, लेस, तो मुझे ए के बिजनेस की नेटवर्थ पता चल जाएगी ना। तो एक बात बताओ, आज सवाल में क्या लिखा है, पढ़ो। जनवरी 1, 2001 को उन्होंने फैसला किया, किन्होंने? ए और बी ने, to form a partnership by merging their business. The asset and liabilities were taken at the above book value in the new partnership. एसेट और लाइबिलिटीज को कौन सी वैल्यू पर लेना है? बुक वैल्यू पे लेना है। सुन रहे हैं ना आप सब मेरी बात? एसेट और लाइबिलिटी को किस पे लेना है मेरा बेटा? बुक वैल्यू पर लेना है, ठीक है। सर बुक वैल्यू क्या होती है? यानी ऑफिस फर्नीचर 160 का नजर आ रहा है ना, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 160 बनती नहीं है। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए 160 में से 88 माइनस करना, 160 के ऊपर भी लानत भेज देना, 88,000 पे भी लानत भेज देना। अब तुम्हारे काम की कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। तो क्या तुम मुझे बताओगे ए के बिजनेस के फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या बनती है? बोलो शाबाश। ए के बिजनेस के ऑफिस फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या बनती है? आज बता दोगे? 72,000। तो अब हमें ऑफिस फर्नीचर 160 का नहीं लिखना, 88 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखना। हम जब ए के बिजनेस, ए के एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे इन दोनों के पार्टनरशिप बिजनेस में, तो हम ए के फर्नीचर को लिखेंगे कितने का? 1 लाख, सॉरी 72,000 रुपीज का, राइट। क्लियर?
चलें, अब हमारे पास टाइम कम है, मैं ए की एंट्री आपसे डिस्कस करने लगा हूं। अच्छा, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मजीद फैसला किया कि ए का कैपिटल होगा 2 लाख और बी का होगा 180, और अगर उनके कैपिटल कम पड़ रहे होंगे तो वो अपने घरों से बिजनेस को क्या ला के देंगे, कैश। ठीक है, हाँ बिल्कुल राफे, अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो, बस तुम मेरी बात को फोकस करो। ठीक है, ए और बी ने क्या फैसला किया कि ए 2 लाख का कैपिटल टोटल इंट्रोड्यूस करवाएगा और बी इंट्रोड्यूस करवाएगा 180 का। अगर दोनों के कैपिटल कम पड़ रहे होंगे तो वो अपने घरों से कैश ला के देंगे, राइट। तो अब बताओ, ए अपने बिजनेस के सारे क्या लेकर आ रहे हैं, द एसेट एंड लायबिलिटीज वर टेकन एट द अबव बुक वैल्यू। तो ए के सारे एसेट अब ए के रहे, प्लीज क्विक रिप्लाई करें, ए के सारे एसेट अब ए के रहे नहीं, किसके हो गए, पार्टनरशिप फर्म के। तो बोलो, ए का कैश 32,000 यहां से क्रेडिट यानी ए के बिजनेस से गया तो कहां पे आया, क्या हम ए के बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम ए और बी के बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में हमें बनानी है एंट्रीज जर्नल में ए और बी के बिजनेस में जनवरी 1 2001 को। तो कैश 32,000 डेबिट होना चाहिए, ये देखो हुआ हुआ है कैश 32,000 डेबिट, राइट। उसके बाद देखो अकाउंट रिसीवेबल 64,000। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले सर अकाउंट रिसीवेबल 64 में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस नहीं करवा रहे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल वैल्यू पे लिखेंगे, क्यों, ए बी का अलग अलग बनेगी ना एंट्रीज, भाई ए की जर्नल होगा एहसन, लेकिन पहले ए के एसेट्स और लायबिलिटी को वेलकम करेंगे, उसे ओनर बनाएंगे, फिर बी के एसेट और लायबिलिटीज को वेलकम करेंगे, उसे ओनर बनाएंगे, और अगर कैश कम पड़ रहा होगा तो उससे कैश मंगवा लेंगे। फिलहाल मेरी बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल 64,000 है ए का, इसके ऊपर बैड डेट से 5,600, तो क्या हम इसमें से इसे लेस करके लिखें, बिल्कुल भी नहीं। सर क्यों, आपने 160 में से 88 तो माइनस करने को कह दिया, इसे क्यों नहीं माइनस करवा रहे, क्योंकि बेटे डेप्रिसिएशन हो चुका है और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है फ्यूचर में नुकसान का अंदाजा है, नुकसान हुआ नहीं है, ये तो प्रोविजन है नुकसान का, ये नुकसान हुआ नहीं है। तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल 64 ही लिखा जाएगा, किसकी बुक में, दोनों पार्टनर्स के जो नया बिजनेस है उसमें 64 लिखेंगे, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को भी वहां लिखा जाएगा। समझ आ रही है सबको मेरी बात। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों किया, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो चुका है, जबकि बैड डेट्स के बारे में लगाया जाता है बिजनेस में अंदाजा। तो इस अंदाजे को नए बिजनेस में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि नया बिजनेस कहेगा 64,000 अगर ए ने लेने थे तो हम भी अब 64,000 ही लोगों से मांगेंगे, और अगर ए को शक था उसे नहीं मिलेंगे 5,600, तो हमें भी शक है कि ए को नहीं मिलेंगे 5,600, या हमें कौन कह रहा है, ए और बी मिलके कह रहे हैं। जी बैलेंस शीट में तो आप ऐसे ही लिखेंगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन आप एंट्री बनाते हुए अकाउंट रिसीवेबल को ओरिजिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगी, राइट। अच्छा जी, अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप देखें अकाउंट रिसीवेबल 64,000 लिखा है, मर्चेंडाइज 80, ऑफिस सप्लाईज 4,000 लिखी नजर आ रही है, 64, 80 एंड 4, बट ऑफिस फर्नीचर आप देख रहे हैं 72 लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। होमवर्क आपका तीनों सवाल याद रहे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,600 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। अकाउंट पेबल जो किसका था, ए का, अब वो ए का अकाउंट पेबल नहीं रहा, वो बन गया किसका अकाउंट पेबल, इस फर्म का। लायबिलिटी बढ़ी और ए 182,400 का मालिक बना। अब अगर 182,400 का मालिक बना है, वो बनना चाहता है 2 लाख का मालिक, तो डिफरेंस वो कैश की शक्ल में और लाएगा और उसका कैपिटल 2 लाख बन जाएगा, ये 17,600 लाने से।